बड़े सपने मत देखो, अपने एजुकेशन पर फोकस करो, अच्छे ग्रेड लाओ, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो, अच्छी नौकरी ढूंढो और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। इंडिया में ज्यादातर पेरेंट्स का यही मानना है, लेकिन सोचिए अगर यही शब्द हीराचंद अंबानी ने अपने बेटे को कहे होते तो धीरज लाल अंबानी कभी भी धीरूभाई अंबानी नहीं बन पाते। धीरूभाई अंबानी का एक बहुत ही फेमस कोट है, थिंक बिगर थिंक बेटर। बड़े बड़े सपने देखो और उसको पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहो, वरना कोई और अपना सपना पूरा करने के लिए आपको नौकरी पर रख लेगा। ईयर 1966 में धीरूभाई अंबानी ने अपना पहला इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट किया। ये एक टेक्सटाइल बिजनेस था और इस टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्होंने जर्मनी की एक कंपनी को लेटेस्ट मशीनरी का ऑर्डर दिया। जर्मनी की कंपनी ने उस मशीन्स को एक्सपोर्ट करने और सेटअप करने के लिए 3 महीने का समय मांगा, क्योंकि ये हैवी मशीनरी सी रूट से ही एक्सपोर्ट करना पॉसिबल था। लेकिन धीरूभाई अंबानी इस बिजनेस को जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस मशीनरीज के पार्ट्स करवाकर कार्गो प्लेन से इंडिया में मंगवाए। इंडिया में उन्होंने इंजीनियर्स की एक टीम रेडी रखी, जैसे ये पार्ट्स आते वो उसको सेटअप करते जाते और जो काम 3 महीने में होने वाला था धीरूभाई अंबानी ने वही काम 1 महीने में कर दिखाया। और जैसा कि हम जानते हैं कि एयरवेज वाटरवेज से ऑलवेज कॉस्टली होता है, तो धीरूभाई अंबानी ने बाकी बचे 2 महीने में इतना प्रोडक्शन कर लिया कि इस कॉस्ट को रिकवर कर पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद भी कर रहे हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो। अपना प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। दोस्तों, जिस टेक्सटाइल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ वो 80s और 90s की शूटिंग और सटिक्स की टॉप ब्रांड विमल थी। जो अनफॉर्चुनेटली अब रिलायंस की नहीं रही। दरअसल विमल धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक भाई के बेटे थे, जिनकी मृत्यु होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल के विमल किया था। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनके पिताजी एक शिक्षक थे और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते थे, इसीलिए धीरूभाई अंबानी को 5th स्टैंडर्ड तक अपने गांव में पढ़ाने के बाद हायर स्टडी के लिए जूनागढ़ की बहादुर खानजी हाई स्कूल में भेज दिया गया। 15 अगस्त 1947 जब पूरा देश इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहा था, तब जूनागढ़ के लोग अभी भी तिरंगा फहराने का वेट कर रहे थे, क्योंकि जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खान ने अभी तक भारत में जुड़ने के लिए अपना कंसेंट नहीं दिया था। धीरूभाई अंबानी ने स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके एक रैली का आयोजन किया। पुलिस आने पर सारे बच्चे भाग गए और पुलिस ने धीरूभाई अंबानी को कैद किया। पुलिस इस बात से हैरान थी कि एक यंग लड़के ने इतनी बड़ी रैली को कैसे ऑर्गेनाइज कर लिया। दोस्तों, ये धीरूभाई अंबानी के लीडरशिप का एक बेस्ट एग्जाम्पल था। 1949 में मैट्रिक पास करने के बाद धीरूभाई अंबानी को यमन भेजा गया, जहां पर उन्होंने ए बेस एंड कंपनी के अंदर 300 रुपये सैलरी पे काम करना शुरू किया। उस वक्त यमन के करेंसी कॉइन सिल्वर के बने होते थे। धीरूभाई अंबानी ने नोटिस किया कि अगर इन कॉइन्स को पिघाल कर लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में बेचा जाए तो अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता था। फिर क्या हुआ, धीरूभाई अंबानी ने उन कॉइन्स को मेल्ट कर लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में बेचना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 3 महीने के अंदर ही यमन के ट्रेजरी ऑफिसर ने नोटिस किया कि देश के अंदर कॉइन की शॉर्टेज हो रही है और इस तरह से धीरूभाई अंबानी का पहला बिजनेस बंद हो गया। लेकिन तब तक वो लाखों रुपए कमा चुके थे। धीरूभाई अंबानी से जुड़े 2 फेमस किस्से कि वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे, और दूसरा कि अमीर लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए वो 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए गए थे। ये दोनों किस्से यमन के ही हैं। ईयर 1950 में यमन की इंडिपेंडेंस मूवमेंट तेज हो गई और वहाँ पर रहने वाले हिंदू और गुजराती इस बात को समझ चुके थे कि अब ब्रिटिश एम्पायर ज़्यादा समय तक यमन में टिकने वाला नहीं। इसीलिए धीमे धीमे उन लोगों ने यमन को छोड़ना स्टार्ट किया। धीरूभाई अंबानी के पास में लंदन या इंडिया में सेटल होने के चॉइस थे। उन्होंने इंडिया को चुना क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है। ईयर 1960 में धीरूभाई अंबानी ने अपने कजिन ब्रदर चंपकलाल दामाणे से मिलकर रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जिसका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये ही था। उनकी ऑफिस 1500 स्क्वायर फीट की बनी हुई थी, जिसके अंदर 3 एम्प्लॉइज, 1 टेलीफोन, 1 टेबल और 3 चेयर्स थी। रिलायंस ने अपना बिजनेस इंडियन स्पाइसेस से स्टार्ट किया था। उन दिनों फॉरेन एक्सपोर्टर्स ने इंडियन स्पाइसेस की क्वालिटी को लेकर बहुत सारी कंप्लेंट्स की थी। धीरूभाई अंबानी ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए उन एक्सपोर्टर से मिले और उन्हें क्वालिटी अगर खराब निकली तो पेमेंट छोड़ देने की ऑफर दी। इस ऑफर को फॉरेन एक्सपोर्टर्स ठुकरा नहीं पाए और धीरूभाई अंबानी का बिजनेस बढ़ने लगा। चंपकलाल दामाणी से अलग होने के बाद धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कर दिया और गुजरात के अहमदाबाद में पहली सिंथेटिक फैब्रिक मिल स्टार्ट की। उस वक्त अहमदाबाद में ऐसी मिलें हुआ करती थी जो हर रोज 1 लाख मीटर से ज़्यादा कपड़ा मैन्युफैक्चर करती थी। इसीलिए अहमदाबाद को हिंदुस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। जनवरी 1967 तक रिलायंस टेक्सटाइल ने हर रोज 5000 मीटर से ज़्यादा कपड़ा मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया।
ये कपड़ा अफोर्डेबल होने के बाद भी होलसेलरों ने उनसे खरीदना मना कर दिया क्योंकि वो बड़े मिल मालिक को नाराज करना नहीं चाहते थे। लेकिन धीरूभाई अंबानी ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सीधा रिटेलर्स का कांटेक्ट किया और बिना किसी रिसीट, एडवांस पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट की कंडीशन के बगैर ये माल उन्हें बेच दिया। रिटेलर्स धीरूभाई अंबानी की इस मार्केटिंग टैक्टिक से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुए। अब रिलायंस टेक्सटाइल का माल होलसेलर के बजाय सीधा रिटेलर्स के पास जाने लगा, प्रॉफिट बढ़ने लगा। 1977 में रिलायंस अपना पहला IPO लेकर आई जिसकी इश्यू साइज 2.82 करोड़ थी। धीरूभाई अंबानी ने मिडिल क्लास इन्वेस्टर को भरोसा दिलाया कि रिलायंस आपको फ्यूचर में एक बड़ा रिटर्न कमा के देगी। आगे जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। 58,000 मिडिल क्लास इन्वेस्टर ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया। 1986 में धीरूभाई अंबानी को मेजर स्ट्रोक आया जिससे उनका राइट हैंड पैरालाइज्ड हो गया। इसीलिए उन्होंने कंपनी का कंट्रोल अपने 2 बेटे मुकेश और अनिल अंबानी को सौंप दिया। उसके बाद रिलायंस ने पेट्रोलियम, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेलीकॉम में जंप किया। साल 2002 तक रिलायंस $15 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। 24 जून 2002 को धीरूभाई अंबानी को दूसरा स्ट्रोक आया और 6 जुलाई 2002 को भारत ने अपना सबसे बड़ा बिजनेसमैन खो दिया। धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद दोनों भाइयों के बीच में टेंशन बढ़ने लगी क्योंकि धीरूभाई अंबानी अपने पीछे कोई विल छोड़कर नहीं गए थे। फाइनली उनकी मदर कोकिलाबेन ने इंटरवीन किया और कंपनी को 2 हिस्सों में बांट दिया। मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और IPCL का कंट्रोल मिला और अनिल अंबानी को रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल का। 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस स्प्लिट को अप्रूवल भी दे दिया। 2014 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 40th AGM में डिक्लेयर किया कि आने वाले 3 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग अलग फील्ड में 1.8 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। 2016 में रिलायंस ने जियो के अंडर लाइफ नाम का अपना पहला 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया और 2016 में ही जहां पर बाकी कंपनीज इंटरनेट डेटा MB के हिसाब से चार्ज करती थी, वहीं पर रिलायंस ने 1.5 GB पर डे फ्री देना स्टार्ट कर दिया। Jio is here. The largest, the widest, the fastest network. Experience it. It's a new way of life. आज रिलायंस के अंडर में जियो, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस पावर, जस्ट डायल और नेटवर्क 18 जैसी कंपनीज मिला के 24 कंपनीज आती है। पिछले साल जियो ने 5G मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज में $25 बिलियन का प्लान अनाउंस किया है जिसमें पहले मुंबई और दिल्ली और बाद में भारत के बाकी शहरों में ये प्लान प्रोवाइड किया जाएगा। रिसेंटली मुकेश अंबानी ने डिक्लेयर किया है कि आने वाले 5 सालों तक वो रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे। लेकिन अंबानी की 3rd जनरेशन ईशा, आकाश और अनंत अंबानी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड किया है। नीता अंबानी को स्टेप डाउन किया है, अब वो सिर्फ रिलायंस के चेयरपर्सन बने रहेंगे। 3rd जनरेशन ने डिक्लेयर किया है कि आने वाले सालों में रिलायंस अलग अलग बिजनेस में $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसमें कंपनी का मेन मोटो कंज्यूमर को वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना है। उन्होंने डिक्लेयर किया है AI फॉर एवरीवन एवरीवेयर। तो ये थी पेट्रोल पंप से बिजनेस टाइकून बनने तक की अंबानी एम्पायर की पूरी कहानी। हमारी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।